नमस्कार। आज हम हिंदी साहित्य की एक बहुत ही जरूरी कहानी का विश्लेषण करने वाले हैं। एक ऐसी कहानी जो हमें ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि क्या भूख और गरीबी, क्या ये इंसान से उसकी इंसानियत तक छीन सकती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मुंशी प्रेमचंद की मशहूर कहानी कफन की। तो चलिए इस बेहद पावरफुल कहानी की गहराई में उतरते हैं। पूरी कहानी का जो सार है ना, वो इसी एक लाइन में छिपा है। जरा सोच कर देखिए, कोई अपनी पत्नी की मौत पर अफसोस करने के बजाय ऐसा क्यों कहेगा? ये सवाल हमें सीधा कहानी के उस अंधेरे कोने में ले जाता है, जहां हमें ये समझना है कि आखिर वो कौन सी मजबूरियां थीं, वो कौन से हालात थे जो एक इंसान को इतना ज्यादा कठोर बना सकते हैं। तो देखिए, कफन जो है वो हिंदी साहित्य के सम्राट कहे जाने वाले मुंशी प्रेमचंद की एक कालजयी रचना है। इसे अक्सर उनकी सबसे बेहतरीन, सबसे दमदार कहानियों में से एक माना जाता है। और ऐसा क्यों? क्योंकि ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि हमारे समाज की उस कड़वी सच्चाई पर एक बहुत तीखा तंज है, जहां गरीबी इंसान के अंदर से उसकी इंसानियत को धीरे धीरे खत्म कर देती है। अच्छा, अब कहानी को ठीक से समझने के लिए सबसे पहले हमें इसके किरदारों और उनके हालातों को जानना पड़ेगा। चलिए एक नज़र डालते हैं उस दुनिया पर जहां घीसू और माधव रहते हैं। एक ऐसी दुनिया जो अंधेरे और निराशा से भरी हुई है। कहानी के जो मेन कैरेक्टर्स हैं वो हैं पिता घीसू और उसका बेटा माधव। अब ये दोनों सिर्फ गरीब नहीं हैं, बल्कि हद दर्जे के आलसी भी हैं। काम करना इन्हें बेवकूफ़ी का काम लगता है। इनकी पूरी जिंदगी इसी जुगाड़ में निकल जाती है कि कैसे मेहनत से बचा जाए, और उनका यही स्वभाव, यही आदत इस पूरी कहानी की नींव है। अब जरा कहानी के सीन को इमेजिन कीजिए। झोपड़ी के अंदर माधव की पत्नी बुधिया बच्चे को जन्म देने की पीड़ा से तड़प रही है। उसकी दर्द भरी आवाजें गूंज रही हैं। ये एक ऐसी सिचुएशन है जहां किसी भी इंसान का दिल पसीज जाए और वो मदद के लिए दौड़े। लेकिन असल में हो क्या रहा है? झोपड़ी के ठीक बाहर घीसू और माधव बड़े आराम से आग के पास बैठकर आलू भून रहे हैं। उन्हें बुधिया की चीखों से मानो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। ये सीन उनकी संवेदनहीनता की, उनकी बेहिसी की हद दिखाता है। भूख और आलस ने उन्हें कुछ इस कदर जकड़ लिया है कि वो अपनी सबसे बड़ी जिम्मेदारी से भी पूरी तरह मुंह मोड़ चुके हैं। और बस यहीं से कहानी एक बहुत ही क्रूशियल मोड़ लेती है। एक ट्रेजेडी होती है, एक दुखद घटना घटती है, जो इन दोनों किरदारों के लिए एक मौका बन जाती है। होता यह है कि पूरी रात बुधिया दर्द से तड़पती रहती है और सुबह होते होते वो दम तोड़ देती है। अब घीसू और माधव के सामने एक नई मुश्किल खड़ी हो जाती है। अंतिम संस्कार के लिए, कफन के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? तो वो दुखी होने का नाटक करते हुए गांव वालों के पास जाते हैं, और लोग भी दया करके उन्हें कफन के लिए पैसे इकट्ठा करके दे देते हैं। तो अब उनके हाथ में पैसे आ चुके हैं। एक ऐसा पति, एक ऐसा ससुर जिसके घर में मौत हुई हो, उसे इन पैसों का क्या करना चाहिए? जाहिर सी बात है, अपनी पत्नी और बहू के लिए कफन खरीदना चाहिए, है ना? लेकिन क्या वो ऐसा करते हैं? और यहीं आता है कहानी का सबसे चौंकाने वाला, सबसे शॉकिंग ट्विस्ट। वो कफन खरीदने के बजाय सीधा शराब की दुकान पहुंच जाते हैं। वो ये फैसला करते हैं कि जो पैसा एक मुर्दा शरीर को ढकने के लिए मिला है, उसे वो अपनी जिंदगी की भूख मिटाने पर, अपनी दबी हुई इच्छाओं को पूरा करने पर खर्च करेंगे। और फिर उन पैसों से वो सब कुछ करते हैं जिसका शायद उन्होंने पूरी जिंदगी सिर्फ सपना देखा था। वो पेट भरकर शराब पीते हैं, गर्मा गर्म पूड़ियाँ और मांस खाते हैं। ये उनकी जिंदगी का शायद पहला और आखिरी शाही खाना था। और इसका अंत क्या होता है? वो नशे में धुत होकर वहीं गिर पड़ते हैं, जबकि घर पर बुधिया की लाश बिना कफन के पड़ी रहती है। तो इस कहानी का असली मतलब क्या है? क्या घीसू और माधव सिर्फ बुरे लोग हैं, या प्रेमचंद हमें कुछ ज्यादा गहरा दिखाना चाहते हैं? चलिए अब कहानी के असली संदेश को डिकोड करते हैं। देखिए, यहां सबसे जरूरी बात यह है कि प्रेमचंद घीसू और माधव को विलेन की तरह नहीं दिखा रहे, बल्कि वो उन्हें एक अमानवीय व्यवस्था का शिकार बताते हैं। मतलब एक ऐसा सोशल सिस्टम जहां हद से ज्यादा गरीबी और भूख इंसान के अंदर की सारी अच्छी भावनाओं को, सारी संवेदनाओं को और सही गलत की समझ को ही खत्म कर देती है। इस कहानी के जो मुख्य विषय हैं वो यही हैं। ये दिखाती है कि कैसे गरीबी इंसान को जानवर की तरह बना सकती है, कैसे पेट की आग शोक और फर्ज जैसी भावनाओं पर भारी पड़ जाती है। ये इंसान के अंदर की संवेदनाओं के टूटने की कहानी है, जहां जिंदा रहने के लिए स्वार्थी होना ही एकमात्र रास्ता बन जाता है।
और हाँ, ये उस समाज पर भी एक तमाचा है जो इन लोगों की गरीबी पर तरस तो खाता है, पर उस सिस्टम को बदलने के लिए कुछ नहीं करता जो इन्हें इस हाल में पहुंचाता है। ये एक लाइन दिखाती है कि वो दोनों किस दिमागी हालत में पहुंच चुके हैं। जब माधव कहता है, आज उसने हमें तृप्त कर दिया, तो उसका मतलब यह है कि बुधिया ने मरकर भी उन्हें उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा सुख दे दिया, यानी पेट भर खाना। उनके लिए बुधिया की मौत कोई दुख की बात नहीं, बल्कि एक मौका बन गई थी। ये लाइन उनकी भावनाओं की पूरी तरह मर जाने का सबूत है। तो आखिर में प्रेमचंद हमारे सामने एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाते हैं। असली दोषी कौन है? वो इंसान या फिर वो हालात जिन्होंने उसे ऐसा बना दिया? ये कहानी हमें कोई बना बनाया जवाब नहीं देती, बल्कि हमारे समाज की उस व्यवस्था पर उंगली उठाती है जो इंसानों को इस हद तक गिरा सकती है। इस सवाल पर सोचना बहुत जरूरी है।